नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 12 स्वतंत्र भारत का अध्ययन करेंगे। आपको मैं बता दूं, आज क्लास 8 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। हमने कहा था क्लास 6 से 10 तक एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। इन 9th 10th में जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का काम अभी नहीं है, इस कारण से उसको बाद में जब 11 12 की जब हम एनसीईआरटी कवर करने लगे तो लास्ट में उसको कवर करेंगे। अभी हमें जो मुख्य फोकस है वो इंडियन हिस्ट्री का फोकस करना है। इस कारण से क्लास 8 तक की ही एनसीईआरटी कवर किया जाएगा और इसके पश्चात हम अपनी रणनीति के मुताबिक हम ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। क्लास 6 to 10 वो आज कल नहीं परसों से स्टार्ट उसको भी कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। आज संडे है, मंडे ट्यूसडे से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। अब हम आज चलते हैं इस लास्ट चैप्टर की तरफ, स्वतंत्र भारत की तरफ। कल की जो घटनाएं, कल का परसों का जो हमने डाला था वीडियो, तो उसमें हमने 1939 तक की घटनाएं कवर किया था एनसीईआरटी ने। 1939 से 1947 तक की पूरी घटना का आज विवरण है। 1939 में आप देखते हैं कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945, WW सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब यहां पर यह होता है कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने बिना भारत की जनता से पूछे विश्व युद्ध की तरफ झोंक दिया भाई। तो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे उस समय, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। भाई हम लोगों से पूछना तो चाहिए, कांग्रेस से तो पूछना चाहिए, जनता से तो पूछना चाहिए, कुछ नहीं। अब जब इन्होंने विरोध किया, कांग्रेस वालों ने विरोध किया, तो विरोध के क्रम में उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है भाई? प्रत्येक जो चुनिंदा व्यक्ति है जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, वो कांग्रेस से वो जाएगा सार्वजनिक स्थल पर, वहां युद्ध के खिलाफ भाषण देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। यह था व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। लगभग 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके उस दौरान। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, पहले सत्याग्रही कौन थे, और दूसरे सत्याग्रही का भी हम नाम बताएं, जवाहरलाल नेहरू थे। यहां तक की एक घटना हुई। अब ब्रिटिश सरकार कुछ घबराई, भाई ये तो बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे लोग। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए। लेकिन भारतीय नेता जो क्रिप्स मिशन आया, उनसे बातचीत हुआ, लेकिन वो पूरी वार्ता उनकी असफल रही। उन्होंने कहा युद्ध के बाद हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कोई बात भारतीय नेताओं ने नहीं मानी। स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की बात पर वो अड़े रहे। 1942 में ही एक भारत का बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जो शायद महात्मा गांधी के विचारों से हल्का सा मेल नहीं खाता। हालांकि अगर उनके स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो बहुत गूढ़ रहस्य समझ में आता है। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। मरो शब्द जो उसमें लगाया गया, वो शाब्दिक तौर पर महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता। भाई अहिंसावादी थे, मरो की बात कर रहे हैं। लेकिन उस करो या मरो का जो नारा उन्होंने दिया, उसमें वो 100% की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा
हम या तो आजादी लेकर रहेंगे या तो प्राणों की आहुति दे देंगे। 1942 में 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था ये 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को सुबह होते होते जितने भी बड़े नेता थे अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया। लेकिन इस दौरान एक व्यापक आंदोलन पूरे भारत में, और भारत के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारें भी गठित हो गईं, जैसे आप बलिया, तलचर, सतारा, इन सब जगहों पे सरकारें भी बन गई। अब ये समानांतर, अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिए, बहुत एक लार्ज स्केल पर उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई किया भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए। खैर, आगे भारत छोड़ो आंदोलन में एक ब्रिटिश सरकार के मन मस्तिष्क में डाल दिया कि अब भारत में शायद शासन करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां की जनता जाग चुकी है। समय रहते वो धीरे धीरे आगे की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ उनके दिमाग में बात आने लगी। रास बिहारी बोस ने नेशनल इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इसी लीग में एक थे मोहन सिंह, जो कि फौजी, रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब इसी समय 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग जाते हैं, भारत की जेलों से, जेल में बनते भाग जाते हैं और जर्मनी पहुंचते हैं। उस दौरान विश्व युद्ध चल ही रहा था। अब ब्रिटेन के अगेंस्ट जो राष्ट्र थे वहां जाते हैं। जर्मनी पहुंचे, जर्मनी के बाद में वो पहुंच जाते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, और सिंगापुर उस समय वहीं पर स्वतंत्र भारत का उन्होंने स्थापना किया और तमाम रेजिमेंट का गठन किया। इसी समय जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब जापान से भी क्योंकि ब्रिटिश विरोधी थे, तो जापान में यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप पहुंच कर ये भारतीय तिरंगा फहराते हैं। इनकी जो सोच थी कि भारत पर हमला कर कर वहां से अंग्रेजों को निकाल दिया जाए और भारत को मुक्त करा दिया जाए। अब इसके पश्चात होता है जो अब आजाद हिंद फौज, द्वितीय विश्व युद्ध का जब समाप्त होता है 1945 में, तो भारत में राष्ट्रीयता की लहर फिर दौड़ती है। कैसे भाई? आजाद हिंद के 3 सिपाही जो थे उनको पर एक मुकदमा चलाया था लाल किले में। जीएस ढिल्लो, पीके सहगल और सहमाज पर देश में व्यापक विरोध होता है। कांग्रेस के नेताओं ने मुकदमा लड़ा। भूला भाई देसाई उसके उन वकीलों के पैनल के हेड हुआ करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके हेड हुआ करते थे, उन्होंने उससे मुकदमा लड़ा और बाकायदा उनको सकुशल उनकी रिहाई करवा लिया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी होता है, और 1946 में ही जब अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत में सत्ता नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत में कि जाके भारतीय नेताओं से बात करें, कैसे कैसे क्या क्या होगा। कैबिनेट मिशन ने अपना सुझाव जो दिया उसका लंबा एजेंडा है। ना तो उस समय कांग्रेस ने, ना तो मुस्लिम लीग भी यहां पे अवतरित हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग चाहती थी कि विभाजन हो, और यह विभाजन 1930 से ही स्टार्ट। 1930 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का नाम आया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था, और वहीं से विभाजन धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के मन में बैठने लगा, जबकि कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे। अब 1947 में भारत में वायसराय बने माउंटबेटन।
अब वो भारतीय नेताओं से बातचीत करने, भाई कैसे कैसे क्या होगा। विभाजन का प्रस्ताव आया, तो वो उस समय का जो दौर था, भारतीय इतिहास में अब आम जनता के मन में जो अंग्रेजों ने फूट डाला था, उसके भयानक दुष्परिणाम हुए। उस विभाजन की बात को लेकर लगभग 5 लाख लोग मारे गए। इधर की ट्रेनों से भरकर उधर भेजा जाता, विभाजन के पश्चात, ये विभाजन पहले की बात नहीं, विभाजन के पश्चात इधर की ट्रेनों से भरकर उधर मारे जाते थे लोग, उधर से इधर आते थे। भयानक दर्दनाक मंजर था वो। खैर, भारत पाकिस्तान का विभाजन मंजूर किया गया और गांधी जी अंतिम तक नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। खान अब्दुल गफ्फार खान भी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, जो कोई बलूचिस्तान में थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन जो सांप्रदायिक हिंसा थी, उसको रोकने का सिर्फ एकमात्र ही सहारा था कि विभाजन ही कर दिया जाए। भाई, लोगों की जान बची रहे, चाहे यहां रहे चाहे परदेश रहें, सलामत रहें। इस वजह से ये मान गए, गांधी मान गए, चलो विभाजन हो जाए। तो भारत और पाकिस्तान, 2 नए राष्ट्रों का उदय होता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, और ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिलती है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और 14 अगस्त को भारत में पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहां तक पूरा भारत का स्वतंत्रता भारत को मिल गई। इसके पश्चात भारत में जब प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने कोई पद नहीं लिया क्योंकि पद से बहुत ऊपर हो चुके थे वो। अब बात आती भारत में कि अब आगे कैसे क्या किया जाए। उस समय जब सत्ता मिलने के पश्चात भारत में 3 रियासतें ऐसी लगाई थी। 562 रियासतों का तो एकीकरण हो चुका था, 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में जिनका विलय नहीं हुआ था। एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, और एक था हैदराबाद जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन तीनों रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ था। अब वल्लभ भाई पटेल थे कूटनीतिक व्यक्ति, उन्होंने किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो भारत की फोर्सेस चली गई, वहां का एक वो भारत में उसका विलय हो गया। जूनागढ़ का जो राजा था भाग गया वहां पाकिस्तान, वहां का एकीकरण हो गया। हैदराबाद के जो निजाम थे वहां पर कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई हुई, उसको भी भारत में मिला लिया गया। सबसे लास्ट में जो थी शक्ति वो पुर्तगाली शक्ति थी जो कि गोवा में थी। 1961 में उनको भी खदेड़ दिया गया और गोवा को भारत में विलय कर लिया गया। ये पूरा भारत का अब एकीकरण हो चुका था और आज जो हम लोग देखते हैं भारत, वो इसका परिणाम है। यहां तक पूरा का पूरा जो लेक्चर है आपका इतिहास का, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, सब फिनिश हो चुका है एनसीईआरटी के द्वारा और हमारे द्वारा। जितनी भी हमारे अंदर क्षमता थी, जितना हम जो दायरा था, सीमा में जो हम बंधे हुए थे, उसके द्वारा हमने पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया। कहीं से भी कोई सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके पश्चात हम ट्यूसडे से ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगा 10th तक। और फिर उसके बाद में हम चलेंगे पॉलिटी पर, चलेंगे वो भी 6 to 10 तक। फिर इकोनॉमिक्स पे चलेंगे 6 to 10 तक। उसके बाद में तब हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा, सेकेंड स्टेज 11th and 12th है। नमस्कार, धन्यवाद।